अब हम बात करने जा रहे हैं वर्चुअल स्कूल में पढ़ाने के लिए, वर्चुअल स्कूल को चलाने के लिए आप क्या पहले सबसे काम करेंगे और आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और किस तरह से जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे। सो आई थॉट कि मैं आपको इस सारे पैटर्न को, इन सारी चीजों को वन बाय वन बताता जाऊं, क्योंकि जब भी किसी चीज की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जब भी किसी चीज की प्लानिंग अच्छे से हुई होती है तो तब उसको एग्जीक्यूट करना, तब उसको सक्सेसफुली करना बहुत आसान होता है। और सेकंड ये भी कि अगर आप अपने स्कूल की मार्केटिंग करना शुरू करते हैं तो वो पोटेंशियल क्वेश्चंस जो पेरेंट्स या जो आपके प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट्स आपसे करेंगे, उन सबके आंसर्स अगर आपने पहले से कहीं पे नोट डाउन नहीं किए या कहीं पे उनके ऊपर वर्किंग नहीं की तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कन्विंस करना। तो जनाब, ये जो सेकंड हमारा पोर्शन है, मैंने इसको नाम दिया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, कि आपने अपने वर्चुअल स्कूल में जो काम करना है आप उसको किस तरह से डेवलप करेंगे, उस काम को आप उन सारी चीजों को किस तरह से मैनेज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो सबसे पहला स्टेप है हम उस पर बात करने जा रहे हैं, और सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने क्या करना है कि आपने अपने स्कूल में पढ़ाई जाने वाली क्लासेस सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने इस वर्चुअल स्कूल में सिर्फ प्ले ग्रुप से लेकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ाना है तो आप ये क्लासेस सिलेक्ट कर लें कि मैं सिर्फ अपने स्कूल में ये वाली क्लासेस पढ़ाऊंगा। अगर आपने अपने स्कूल को मिडिल लेवल तक लेके जाना है तो आप सबसे पहले सिलेक्ट करें कि मैं अपने स्कूल को इस लेवल तक पढ़ाऊंगा। अगर आप अपने स्कूल को हाई लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं, आप इसको मैट्रिक तक, आप इसको 10th स्टैंडर्ड तक लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये डिसाइड करें सबसे पहले कि ये वाला लेवल जो है यहां तक मैंने अपने स्कूल को लेके जाना है। इसका फायदा क्या होगा कि आपको उन सारी क्लासेस के सब्जेक्ट्स को मैनेज करने में, उसकी टाइमिंग्स को मैनेज करने में, उसके सिलेबस को कवर करने में, उसके लिए टीचर्स का इंतजाम करने में, उसके लिए बाकी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में आसानी होगी। और सेकंड नंबर पे, अगर आपके जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपके स्कूल में कौन कौन सी क्लासेस ऑफर की जा रही हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर होगा कि हमारा स्कूल इस वक्त इस लेवल तक क्लासेस ऑफर कर रहा है। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है हम उस पर अगर बात करें तो उसमें मैंने लिखा है कि आपको अपनी क्लासेस सेलेक्ट करने के बाद जो सब्जेक्ट्स आपने खुद पढ़ाने हैं, आपने उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। अगर तो आप किसी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं तो देन इट्स फाइन, और अगर नहीं पढ़ा सकते तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर लें जिनमें आपकी एक्सपर्टीज है, जिनमें आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। उन सब्जेक्ट्स को कहीं प्रॉपर साइड पे लिख लें। और तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है फिर आपने उस पर अमल शुरू करना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स के अलावा जितने भी किसी एक क्लास के लिए सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं जो उस क्लास में पढ़ाए जाने हैं, आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है। आपने उन सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन किसी पेज पे लिख लेना है। क्यों लिखना है, उसके बाद आगे क्या करना है, ये भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप लिख लेंगे तो आपने उन सारे सब्जेक्ट्स को जो कि आप नहीं पढ़ा सकते, आपने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, आपने उन टीचर्स की हायरिंग का काम शुरू करना है। आपने उन टीचर्स को सिलेक्ट करना शुरू करना है। अगर आपके कोई पुराने कलीग्स हैं या आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं या आपके बहन भाई जो उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं, आपने उन सब्जेक्ट्स के सामने उनके नाम लिखने शुरू कर देने हैं। इससे क्या होगा कि आपके लिए सारे के सारे काम को मैनेज करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको उन सारे के सारे जितने भी आपने सब्जेक्ट जो हैं आपने चूज किए हैं किसी एक क्लास के लिए, आपने उनकी जितनी भी कोर्स आउटलाइंस हैं, आपने उन सारी की सारी कोर्स आउटलाइंस को नोट डाउन करना है। और उसके बाद उस सारी की सारी कोर्स आउटलाइन को आपने स्प्लिट कर देना है डिफरेंट डेट्स के ऊपर कि ये वाला जो टॉपिक है ये फला दिन पढ़ाया जाएगा, ये वाला जो टॉपिक है
इसको इतना टाइम हम देंगे, इसके ऊपर इतने दिन लगेंगे। जब आप इस तरह से सारी की सारी कोर्स आउटलाइन को स्प्लिट कर देंगे तो आपके लिए कोर्स को कवर करना, तो आपके लिए उन सारी असाइनमेंट्स को, उस सारे होमवर्क को, वो सारे टेस्ट जो आपने लेने हैं, वो सारे पेपर्स जो आपने लेने हैं, उन सारी चीजों को मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने होमवर्क की और जो आपने टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने हैं, आपने उन सब की शीट्स जो हैं वो रेडी कर लेनी है। अब ये देखिए, ये सारे काम आप अपने सब्जेक्ट के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो कि आपने पढ़ाने हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स जिसके लिए आपने दूसरे टीचर्स को हायर करना है, उसके लिए हायरिंग का चूंकि मैंने प्रोसेस बाद में बताना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा होल्ड डाउन करना पड़ेगा। जैसे ही आप उन टीचर्स को हायर कर लेंगे, या आपके अगर कोई कलीग्स हैं ऑलरेडी जो कहीं पे पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या अपने बहन भाइयों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो देन आप उनको वो सारी की सारी स्प्लिट की हुई कोर्स आउटलाइंस उनको दे सकेंगे और आप उन्हें कहेंगे कि वो जो टेस्ट कंडक्ट करना चाह रहे हैं, जो पेपर कंडक्ट करना चाह रहे हैं, जो होमवर्क शीट्स जो हैं वो बनाना चाह रहे हैं, जो असाइनमेंट शीट्स वो बनाना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी शीट्स वो पहले ही बना लें। उसका फायदा क्या होगा कि जब आप पढ़ाना शुरू करोगे, जब अपने स्कूल को प्रॉपर्ली शुरू कर लोगे, तो आपके ऊपर बर्डन कम होगा। आपके पास पहले से ही प्रॉपर सारी चीजें रेडी पड़ी हैं, आप उनको सिर्फ स्टूडेंट्स को भेजते जाओगे और उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करवाते चले जाओगे। दोस्तों जनाब, नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने क्या करना है कि यहां तक अपने टेस्टिंग मटेरियल को, अपने सिलेबस को रेडी करने के बाद आपने वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है जो कि आपके वर्चुअल स्कूल को चलाने में आपको रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके अपने घर में एक पुरसुकून सा आपको कमरा चाहिए होगा। सो सिलेक्ट अ रूम फ्रॉम योर होम जहां पे शोर बहुत कम हो, जहां पे बाहर से आवाजें या आपके घर वालों की आवाजें जो हैं वो बहुत कम आए, जहां पे पंखा जो है उसका शोर कोई बहुत ज्यादा ना हो, पंखे की आवाज तो चूंकि आती ही है लेकिन बहुत ज्यादा शोर ना हो। एक ऐसा रूम जहां पे आपकी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आपको अवेलेबल हो कि खुदा न खास्ता अगर लाइट जाती है तो उसका बैकअप हो, यूपीएस का या इस तरह के जनरेटर का बैकअप हो। आपने वो रूम सिलेक्ट करना है। आपको उसके बाद उस रूम के अंदर एक प्रॉपर व्हाइट बोर्ड चाहिए होगा, आपको एक मार्कर चाहिए होगा, आपको एक व्हाइट बोर्ड को साफ करने के लिए एक डस्टर चाहिए होगा, आपको उसके अलावा जो शीट्स आपने पढ़ानी है, जो बुक्स आपने पढ़ानी है, आपकी वो बुक्स आपके रूम में होनी चाहिए। एक प्रॉपर साइड पे आपके पास एक टेबल पड़ा हो, वहां पे वो चीजें हर वक्त मौजूद होनी चाहिए ताकि जब आप क्लास ले रहे हो तो आप उस टेबल से उठा के आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सको। अगर वैसे ही कोई सब्जेक्ट है या कोई टॉपिक है जिसको कि आपने सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन करना है, जिसके लिए आपको व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है, तो ऐसी सारी सिचुएशंस में चूंकि आप बैठ के भी काम कर सकते हो, सो आप एक चेयर भी अपने उस रूम में रख सकते हो। आपको एक लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा और उसकी प्रॉपर एक एक्सटेंशन जिसके थ्रू आप उसको चार्जिंग पे लगा के रख सको। सो और उस लैपटॉप को जाहिर बात है आपने अपने सामने रखना है तो उसके लिए एक टेबल चाहिए होगा। ये सारी चीजों का इंतजाम आपने करना है और इन सारी चीजों की आपने एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बना लेनी है कि ये सारी चीजें मुझे चाहिए। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपकी कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं होगी और आप जब अपना स्कूल शुरू कर देंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आज जनाब मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं है, ओहो मैं तो डस्टर लाना भूल गया। ये सारी चीजें जो हैं तब नहीं होगी क्योंकि आप प्रॉपरली प्लान करके चल रहे हो। अब अगले पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो जनाब ये पॉइंट है कि आपने इन सारी चीजों का इंतजाम करने के बाद प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल आपने किस तरह से बनाना है कि आपने डिसाइड करना है कि आपकी शिफ्ट जो है वो कितने बजे शुरू हो रही है और आप डेली कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे। क्योंकि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाओगे तो आप 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट चूज करोगे तो आप उनका टाइम टेबल बना लोगे कि वीक में मंडे को मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, फलाने सब्जेक्ट को मैंने इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री को इतना, फिजिक्स को इतना, बायो को इतना, और फिर ट्यूसडे को मैंने बाकी के ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, उसको कितना कितना टाइम देना है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करके अपने पास रख लोगे। उसका फायदा क्या होगा कि आप वो सारी की सारी चीजें सॉफ्ट फॉर्म में जो कि आपने अपने लैपटॉप में बनाई हुई हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेट कर दोगे। स्टूडेंट को भी एडवांस में पता होगा कि यार मंडे को हमने
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना होता है। ट्यूसडे को हमने बायो पढ़नी होती है, हमने उसमें सोशल स्टडीज पढ़नी होती है, हमने उर्दू पढ़ना होता है, हमने उसमें इंग्लिश पढ़नी होती है। सो दोनों पार्टीज के लिए सारे के सारे सिस्टम को मैनेज करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जनाब आपने क्या करना है कि आपने अपने स्कूल की क्लासेस की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट को डिफाइन करना है, और दरमियान में जितनी भी हॉलीडेज आ रही हैं या उसके अलावा जो भी किसी भी किस्म की डेट्स जिनको के अनाउंस करना जरूरी है, आप उन सब का एक कैलेंडर बनाओगे। उसका फायदा क्या होगा कि जब आप अपनी एडमिशन कैंपेन चलाओगे तो आप पेरेंट्स को या आपके जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स होंगे या जो आपको क्यूरीज आएंगी, आप उनको ये बता सकोगे कि स्कूल की प्रॉपर क्लासेस फलानी डेट से शुरू हो रही हैं और इस डेट को हमारी जो फर्दर हॉलीडेज होंगी और इस डेट पे आके हमारा सारे का सारा सिलेबस खत्म होगा, देन हमारा टेस्ट सेशन शुरू होगा और इस डेट पे हमारी जो ईयर की क्लासेस हैं वो एंड हो जाएंगी। इससे फायदा क्या होगा कि एक प्रॉपर प्लानिंग जो है वो आपके कस्टमर्स तक कन्वे होगी, वो आपकी सारी वर्किंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे और वो चाहेंगे कि यार हमारा बच्चा जो है इतने बहुत वेल मैनर्ड या वेल मैनेज सिस्टम के अंदर जो है वो जरूर पढ़े। उससे उनको बिल्कुल फील हो रही होगी ये बात कि हमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है। लास्ट पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है वो ये है कि अगर आप एक से ज्यादा शिफ्ट चलाना चाह रहे हैं अपने स्कूल की तो जनाब आपको फिर अपनी शिफ्ट्स की जो टाइमिंग्स हैं वो भी पहले से सेट करनी होंगी। आया आप डेली 2 घंटे की शिफ्ट चलाना चाह रहे हैं या 2.5 घंटे की या 3 घंटे की, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम 2.5 घंटे की शिफ्ट चलाएं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप डेली 3 से 4 सब्जेक्ट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकेंगे, आप भी नहीं थकेंगे और आपका जो स्टूडेंट आपके सामने बैठा है वो भी किसी तरीके से किसी भी वे से बर्डनाइज नहीं होगा। वो प्रॉपरली जो आप उसको समझाना चाह रहे हैं, जो आप उसको सिखाना चाह रहे हैं, वो उसको सीख सकेगा, कॉम्प्रिहेंड कर सकेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकेगा। सो आप अपनी जो शिफ्ट्स हैं उसको 2 से 3 घंटे के दरमियान कहीं शिफ्ट रखें और हर शिफ्ट के बाद अपने लिए एक ब्रेक जरूर रखें कि मुझे ये वाली ब्रेक चाहिए। अब यहां पे एक और मसला आता है कि सर हम अगर डेली फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाह रहे हैं, एक सब्जेक्ट तो मैंने खुद पढ़ा लिया, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स जो है वो दूसरे टीचर्स ने पढ़ाने हैं, तो वो क्या करेंगे? तो जनाब उसके 2 हल हैं। एक हल तो ये है कि आप उन टीचर्स को अपने उस घर का एड्रेस दे सकते हैं कि वो आपके घर में आकर, आपके ही रूम में आकर, आपके ही उन सारे गैजेट्स को यूज कर आपके ही उस सारे सिस्टम को यूज करके क्लास ले सकते हैं अपनी, या वो अपने घर में प्रॉपर इसी तरह का एक इंतजाम कर सकते हैं जहां से वो नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का, कोई सारे गैजेट्स को, लैपटॉप्स, इंटरनेट डिवाइसेस, इनको मैनेज करने का कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आपके वहां पे कोई लैंडलाइन या कोई पीटीसीएल का कोई इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो अब तो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप डिवाइसेस ले सकते हैं, जैज, यूफोन, जोंग, आप इसमें टेलीनॉर, किसी भी किस्म की आप नेटवर्क की डिवाइस ले सकते हैं और आप उसके थ्रू अपना काम जो है वो चला सकते हैं। याद रखिएगा कि काम करने वाले जो लोग हैं वो अपने लिए रिसोर्सेज खुद ब खुद पैदा करते चले जाते हैं और खुद ब खुद उन रिसोर्सेज को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करना है इस चीज को भी वो खुद ब खुद ही जानते जाते हैं। सो अपने आप को तैयार रखिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए और अच्छे तरीके से अपने स्कूल को एक्सेल करने के लिए। ये हमारा सेकंड पार्ट था जो कि था प्रोडक्ट डेवलपमेंट।